सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। और बताइएगा कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और ये है इकोनॉमिक्स का क्लास। आपको इकोनॉमिक्स के कई क्लास मिल चुके हैं, उसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आज जो हमारा मुख्य बातें होगी वो किसके ऊपर होगी। तो हम करेंगे राष्ट्रीय आय की बात, हम करेंगे प्रतिव्यक्ति आय की बात, हम करेंगे आधारिक संरचना, बिहार की स्थिति किस तरीके से बिगड़ सी गई और क्या कारण रहा कि बिहार की जो स्थिति है बर्बाद हो गई, और क्या कारण और किस तरीके से हम लोग बिहार की स्थिति को सुधार सकते हैं। इन सारी चीजों पर आज बात करेंगे। इस सारे मुद्दों पर जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वैसे भी क्लास 10th के जो भी सोशल साइट के वीडियो होते हैं वो बहुत ही कम आप लोगों को मिलता है। तो सारे लोग पूरे वीडियो को देख करके अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये हमारी विनती है आप सबों से। तो चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आय होता है कि एक साल के अंतर्गत हमारे देश की वस्तुएं कितनी बनी। और वस्तुएं अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, हर वस्तु का अपना मौद्रिक मूल्य होता है। जैसे मैं बात करूं कि इसका कितना मूल्य है तो आप कुछ ना कुछ इसका दाम लगाएंगे, इसका दाम लगाएंगे। तो हर चीज का ना दाम होता है, चाहे वो सेवा हो चाहे वो वस्तु हो। तो उसका मौद्रिक मूल्य कितना है उसकी गणना की जाती है। और एक साल में जब गणना करेंगे तो उसी से हमारा पता चलेगा राष्ट्रीय आय। तो हमने क्या कह रखा है कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, याद रखिएगा कैसा मूल्य होने चाहिए, वो मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। याद रखिएगा जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा वह देश उतना ही शक्तिशाली होंगे, वह देश उतना ही समृद्ध होगा। अब बात आती है हमारे प्रति व्यक्ति आय का क्या होगा। तो प्रति व्यक्ति आय बहुत ही आसान सी चीजें हैं। अगर आप राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो जो आपके पास भागफल बचता है, यानी कि जो आपके पास चीजें बचती हैं इन दोनों को करने के बाद, वो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता आपका प्रति व्यक्ति है। सपोज कि आपके देश का जो राष्ट्रीय आय है वो है 50,000 और आपके देश की जनसंख्या है मान लीजिए 10,000। ये हालांकि ये देश की ऐसी नहीं है, हमने एक डाटा देने के लिए कहा। आप कहेंगे 10,000 तो आपके प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रति व्यक्ति आय जो है 5 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप लिख भी लेंगे, कहेंगे भैया जी प्रति व्यक्ति आय के बारे में अगर आप लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे देश की राष्ट्रीय आय, लिखोगे देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल, क्या बोलोगे, प्राप्त भागफल क्या कहलाता है, तो आप बताओगे प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। चलिए कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। मान लीजिए आपके घर की अगर प्रति व्यक्ति आय पूछे तो आप मान लीजिए कि 7 व्यक्ति आपके घर में है और आपके यहाँ जो कमाई है वो 70,000 है। तो एक व्यक्ति पे कितना आया, तो आप कहेंगे भैया जी एक व्यक्ति पर 10,000 आया। उसी तरीके से देश की जनसंख्या से पूरे देश में कितना राष्ट्रीय आय है उसमें भाग दे करके ये चीजें निकाली जाती है। अब बात है आधारिक संरचना क्या है। एक बात मैं बताऊं दोस्त कि आधारिक संरचना कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसको नाम बदल के दे दिया जाता है, या तो आधारिक संरचना पूछ लेगा या तो आधारभूत संरचना पूछ लेगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आधारिक संरचना मतलब ऐसी संरचना जिस पर देश का विकास निर्भर करता हो, जैसे बिजली, जैसे परिवहन, जैसे स्कूल।
जिस देश के अंतर्गत बिजली व्यवस्था सही हो, सड़क अच्छी हो, स्कूल सही हो, साथ ही साथ उसके अस्पताल की स्थिति अच्छी हो, तो आप जरा अनुमान लगाइए क्या उस देश की स्थिति अच्छी नहीं होगी, वो देश विकास नहीं करेगा। तो ऐसे ही चीजों को हम लोग आधारिक संरचना कहते हैं। हमने लिख रखा है कि वे तत्व जिस पर देश का विकास आश्रित होता है, मतलब देश क्या करता है, अगर ये चीजें नहीं रही सही तो देश का विकास नामुमकिन है। ये ऐसा हो जाएगा कि हम मतलब सो के सपना देखना हो जाएगा, यहाँ पे वो कभी पूरा नहीं होगा। उसे आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहा जाता है। याद रखेंगे, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि सड़क आ जाएगा, बिजली आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, अस्पताल आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा और भी बहुत सारी चीजें जिस पर देश का विकास क्या हो, निर्भर करता हो। यानी कि अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो उस देश का विकास संभव नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं बिहार के पिछड़ेपन के बारे में। तो बिहार में जो पिछड़ापन है, तो सबसे बड़का जनसंख्या तो ये जो है यहाँ पे टिम्मा टिम्मी का है। इतना बढ़ गया है कि देश में रहने का जगह नहीं है भाई साहब। तो पहली बात तो ये हो जाएगा कि जनसंख्या काफी अधिक है, जनसंख्या। दूसरा, हमरे यहाँ बिहार में के गाना चलता है, आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कपार में, तो के आएगा ना, औद्योगिक लेके आएगा ना कुछ लेके आएगा। यहाँ पे देखिएगा, आधारिक संरचना पूरे गड़बड़ है हमारे यहाँ। अभी तो थोड़ी स्थिति ठीक भी हुई है, पहले की स्थिति काफी खराब था। स्कूल कॉलेज, आज भी तो स्कूल का हाल ऐसने है। स्कूल ऐसा है भाई कि जाने का आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। लड़का गया सीधे गेट से, आया खिड़की से, ठीक है, ऐसा हाल चाल है यहाँ पे। बहुत सारा स्कूल आज भी ऐसा है। तो आधारिक संरचना में यही आ जाएगा, सड़क, बिजली, परिवहन, अस्पताल या स्कूल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और हमारी बिहार की स्थिति जो है बहुत ही बेकार है। आगे चलेंगे, कृषि पर निर्भरता। हमारे बिहार में सबसे ज्यादा जो है किसान है, सबसे ज्यादा किसान है। और किसान, याद रखिएगा, किसान अपना ही पेट बढ़िया से नहीं पाल पाता है, पूरे बाद में जीडीपी पे क्या देगा, देश को क्या दे पाएगा। तो ये ही कारण है कि हमारा बिहार सबसे ज्यादा जो है कृषि पर निर्भर है। और उसके बावजूद क्या कहें कि कृषि पर तो निर्भर है ही, लेकिन हमारे यहाँ का कृषि उतना बढ़िया नहीं है। अब कृषि बढ़िया नहीं रहेगा तो ज्यादा पैसा नहीं आएगा, और ज्यादा पैसा नहीं आएगा तो फिर देश का विकास नहीं हो पाएगा। आगे है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, हमने क्या कहा कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति नहीं, औद्योगिक की समस्या है, इसकी समस्या है। मतलब ये भैया कि हमारे यहाँ फैक्ट्री, हमारे यहाँ कारखाना की बहुत ही समस्या है। और ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार की इस पर ध्यान नहीं है। इस कारण से हमारा बिहार पिछड़ापन के जो है रोग से ग्रसित है। यानी कि हमारा बिहार पूरे जो है बर्बाद है औद्योगिक के कारण। अगर औद्योगिक होता, कारखाने होते, तो हमारा बिहार का जो भी युवा हैं, जो भी व्यक्ति हैं, बाहर पलायन नहीं करते, बाहर नहीं जाते कमाने, यहीं पे कमाते घरे में। चलिए, उसके बाद हमारा जो स्थिति है वो खराब विधि व्यवस्था है। यहाँ की व्यवस्था जो है, विधि जो है वो काफी खराब है। यहाँ पर आप कहेंगे खराब विधि व्यवस्था का कहने का मतलब भैया यहाँ की कानून वगैरह काफी खराब है, कुशल प्रशासन का अभाव है। आप देखेंगे, अगर मेरी बात मानो तो यहाँ की, हालांकि ये देश लोकतांत्रिक है, लेकिन पुलिस विभाग में जाओगे तो वो गरीब पे अलग ही अपने, वो जहां पर न्याय की बात होगी वो खुद वो लोग अन्याय कर देते हैं यहाँ पे। तो आप कहोगे कि कुशल प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत ही गंभीर है भैया जी, अच्छा नहीं है। साथ ही साथ बाढ़ और सूखा की जो है वो सबसे बड़ी समस्या। हमारे बिहार की अगर बात करें, खास करके उत्तरी बिहार में, खास करके उत्तरी, अगर हम बिहार को दो भाग में बांट ले, कहा लिख दें यहाँ पर, अगर हम इस पूरे बिहार को जो है, बिहार को लगभग हम दो भाग में अगर बांट ले यहाँ पर बिहार को, तो हमारा जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार सबको पता है कि उत्तरी बिहार भैया जी नेपाल से सटल है। और नेपाल से सटे होने के कारण ना यहाँ पे हमेशा बाढ़ आते रहता है। याद करना, कौन सा नदी, आप कहोगे कोसी नदी। कोसी नदी जो है, कोसी नदी से जो क्या कहते हैं, बाढ़ हमेशा आते रहता है। इस कारण से कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। और बढ़िया सा अच्छा खासा यहाँ पे फसल उगाता है, उसको दहा के चल जाता है।
ये भी बड़ी समस्या। और दक्षिणी क्षेत्र में इतना गर्मी पड़ता है कि सूखा पड़ जाता है। मतलब बिहार ऐसन बिहार है, कभी बाढ़ से डूब जाता है और कभी सूखा से एकदम टटवा जाता है। बिहार की स्थिति ऐसी है। आप कहोगे भैया जी बाढ़ और सूखा जो है काफी परेशान कर रहा है। एक चीज बताना मेरे भाई, अगला टॉपिक ये है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या होगा। एक बात बताना, कारण हमें पता चल गया, समस्या हमें पता चल गया, अगर उस समस्या को दूर कर देना तो फिर बिहार की स्थिति सुधर जा सकती है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जनसंख्या पर रोक लगाएंगे। बच्चे 2 ही अच्छे से लेकर के 1 ही अच्छे तक हम लोग चल जाएंगे, तब बिहार की स्थिति जो है सुधर जाएगी। आधारिक संरचना पे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब सड़क, स्कूल, बिजली ये सब ठीक करना पड़ेगा। और वैसे भी शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जो पिएगा इसको दहाड़ेगा, ये तो बात है ही। तो वो सारी चीजें करनी होगी। कृषि करना होगा, लेकिन कृषि थोड़े ढंग से करना होगा। किसान को थोड़े नॉलेज देना होगा, प्रशिक्षण सिखाना होगा उन लोगों को, तब जाकर के हमारी जो है कृषि ठीक हो पाएगी। और साथ ही साथ हम लोग बुलाएंगे, इस बार गाना नहीं गाएंगे आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे सीधा कट्टा कपार में, नहीं। इंडस्ट्री वाले को बुलाएंगे, कहेंगे आइए ना बिहार में खाना देंगे, मतलब सेवा करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद औद्योगिक वाले को बुला सकते हैं, विधि व्यवस्था ठीक कर सकते हैं, प्रशासन की स्थिति को सुधारेंगे। उसके बाद बाढ़ के लिए हम लोग बांध बना देंगे, और सूखा क्षेत्र में हम लोगों नहर का निर्माण कर देंगे ताकि यहाँ से पानी वहां जा सके। इस तरीके से हमारा जो है बिहार सुधर सकता है, बिहार की स्थिति सुधर सकती है। आप लोग बताना कमेंट में किस तरीके की जानकारी लगी, किस तरीके का वीडियो लगा। बाय।